गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वे ओसिलेशन का नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आए हैं, जिसमें युग्मित दोलक के कुछ टॉपिक आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है, हमने जो गति की समीकरण ज्ञात करी थी युग्मित दोलक के लिए, उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमारे इस टॉपिक का नाम है सामान्य कंपन विधा और उनकी आवर्तियाँ। हमने जो इक्वेशन में जो पिछले टॉपिक में युग्मित दोलक की गति को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो समीकरण हमने लिए थे, वो इस प्रकार से थे। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर वाई। यहाँ जो ओमेगा वन था वो था ओमेगा नॉट जी अपॉन एल का रूट, और ओमेगा टू था वो था जी अपॉन एल प्लस टू के अपॉन एम का रूट। इसको हमने ऐसे भी लिखा था, चलो ठीक है, वो देख लेंगे बाद में। तो ये जो एक्स और वाई है, ये हमारे सामान्य निर्देशांक हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हैं। हम जो युग्मित दोलक की गति के समीकरण को रिप्रेजेंट करेंगे अवकलन समीकरण के रूप में, वो इस x और y के डबल डेरिवेटिव या अवकलन रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है, युग्मित दोलक की गति को परिभाषित करती है ये इक्वेशन। दोनों इनको नंबर लगा सकते हैं हम, जो भी हमारे नंबर थे वो। तो ये युग्मित दोलक की इक्वेशन है। जैसे इसको नंबर हम अभी स्टार्ट लगा देते हैं 1 और 2। 1 और 2 के द्वारा युग्मित दोलक की गति को इस डिफाइन किया जाता है। तो हमारे पास में क्या है कि जैसे कोई युग्मित दोलक है, वो प्रत्येक सामान्य निर्देशांक नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, जो युग्मित दोलक होता है, जो मतलब दो दोलक होते हैं वो आपस में रिलेटेड दोलन करते हैं, उसको युग्मित दोलक बोलते हैं। तो युग्मित दोलक की प्रत्येक सामान्य निर्देशांक x या y से संबंधित सरल आवर्त गति को कंपन की विधा कहते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। इसे दूसरी भाषा में सामान्य विधा भी कहते हैं, नॉर्मल मोड भी कहते हैं। तो जो प्रत्येक कंपन होता है उसकी एक निश्चित आवर्ती होती है, मतलब जो x कोऑर्डिनेट से संबंधित सरलावर्त गति होगी या y कोऑर्डिनेट से संबंधित सरलावर्त गति होगी, उसकी एक निश्चित आवर्ती होती है, विशिष्ट आवर्ती होती है, उसे हम सामान्य विधा की आवर्ती कहते हैं। हमारे पास में दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन तो ये है कि जब हमारे पास युग्मित दोलक की गति सामान्य निर्देशांक x से संबंधित हो। युग्मित दोलक में दो दोलक होते हैं, ठीक है ना, तो दो हमारे पास में कंपन विधा होगी। तो यदि एक कंपन विधा x से रिलेटेड है, दूसरी कंपन विधा y से रिलेटेड है, और उससे संबंधित आवर्तियाँ भी अलग अलग होगी, ठीक है ना, प्रत्येक दोलक से संबंधित आवर्तियाँ भी अलग अलग होगी, तो उनकी विधा, कंपन की विधा अलग अलग होगी। तो अगर हम दोलकों को उनकी साम्य स्थिति से एक ही दिशा में विस्थापित करें और समान रूप से विस्थापित करें, मतलब कि हमने एक कंडीशन ली थी उसमें x1 बराबर x2, इस तरह से विस्थापित करें कि दोनों दोलकों की साम्य स्थिति से विस्थापन एक ही ओर हो और समान हो, तो इस प्रकार के युग्मित दोलक के दोलकों का जो विस्थापन होगा वो एक ही कला में, एक ही दिशा में समान आयाम का होगा, और उससे रिलेटेड जो आवर्ती होगी वो ये होगी ओमेगा वन ओमेगा नॉट रूट जी अपॉन एल। ये सब बोलते हैं प्रथम सामान्य विधा की आवर्ती या प्रथम विधा की आवर्ती। अब क्या होता है कि अगर हम युग्मित दोलक के दोलकों को विपरीत दिशा में समान आयाम से विस्थापित करें साम्यावस्था से, तो इस तरह से x1 बराबर माइनस x2, इस तरह से x1 बराबर माइनस x2 बताया था, स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी या फैलेगी। तो इस प्रकार की स्थिति में जो आवर्ती होगी वो ओमेगा टू ये होगी रूट जी अपॉन टू के अपॉन एम। इसको और परिवर्तित रूप में भी लिखते हैं, इस जी अपॉन एल रूट जी को हम लिख देते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर, इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये जो आवर्ती होगी वो द्वितीय कंपन विधा की आवर्ती होगी।
तो ये हमने अभी जो पढ़ा, ये हमारा पहला टॉपिक है, मतलब जो सेकंड टॉपिक आता है जो कल करने के बाद में, जो कल की क्लास थी उसके बाद में, इसका नाम है सामान्य कंपन विधा और उनकी आवर्तियाँ। तो हमने ये सामान्य कंपन विधा देखी और उनकी आवर्तियाँ देखी। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम सामान्य आवर्तियों का विश्लेषण, सामान्य आवर्तियाँ ज्ञात करने की विश्लेषक विधि, सामान्य आवर्तियाँ ज्ञात करने की विश्लेषक विधि। थोड़ा गणितीय मेथड है और कुछ नहीं। सामान्य आवर्तियाँ ज्ञात करने की विश्लेषक विधि। हमारे पास में युग्मित दोलक के दोलकों से संबंधित जो सरल आवर्त की इक्वेशन आई थी वो क्या कहती, एम डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एम जी x1 अपॉन एल माइनस के x1 माइनस x2। एक इक्वेशन तो ये आई थी। दूसरी एम डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एम जी x2 अपॉन एल माइनस के x2 माइनस x1। ये दो इक्वेशन हमारे पास में आई थी। अब इन सबको इधर ले लेंगे, एक ही साइड में ले लेंगे। एम डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एम जी अपॉन एल x1 माइनस का प्लस हो जाएगा के x1 माइनस x2 बराबर 0। ये तीसरा समीकरण, वो दो थे हमारे, ठीक है। इसी प्रकार से एम डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एम जी अपॉन एल x2 प्लस के x2 माइनस x1 बराबर 0। समीकरण 4 को थोड़ा सा हम परिवर्तित करके लिखेंगे। एम डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एम जी अपॉन एल x2 माइनस के x1 माइनस x2 बराबर 0। ये भी समीकरण 4 ही है, बस माइनस कॉमन लिया है। तो इस इक्वेशन को आप नोट कर लो और इस इक्वेशन को नोट कर लो, इससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि हमारे पास में दोनों दोलकों की गति का समीकरण है जो कि सरलावर्त गति कर रहे हैं, और प्रत्येक की आवर्ती अगर सामान्य विधा हो तो प्रत्येक की आवर्ती ओमेगा है। तो इनके जो समीकरणों के जो व्यापक हल हैं उसको हम मान लेते हैं, माना x1 बराबर a कॉस ओमेगा टी और x2 बराबर b कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब हमें एक तो समीकरण नंबर 3 और 4 है, इससे आगे बढ़ना है। तो डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मान रखना है हमें इससे। तो ये जो x1 है इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, टाइम डेरिवेटिव। तो इससे निकाल सकते हैं हम डी स्क्वायर, पहले निकालेंगे डी x1 अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर हम निकालेंगे डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर, तो माइनस ए, फिर ओमेगा आएगा डबल, फिर कॉस ओमेगा टी, ये आएगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम ये भी हो जाएगा डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ए नहीं आएगा बी आएगा इसमें, बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये इसका मान हो गया, ठीक है ना। x2 की जगह ये आ जाएगा, x1 की जगह मान रखेंगे, ठीक है। तो 3 और 4 में हम x1 x2 और ये मान रख के हम नए समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, सामान्य आवर्तियाँ ज्ञात कर रहे हैं, सामान्य विधा प्रथम विधा की और द्वितीय विधा की।
तो समीकरण नंबर ये 3 है, इसमें मान रखते हैं एम डी स्क्वायर एक्स वन अपॉन डी टी स्क्वायर, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस एम जी अपॉन एल, एक्स वन की जगह मान रख देते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस कि एक्स वन की जगह ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी कॉस ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी कॉस ओमेगा टी 0। तो अब हमारे पास में देखो कॉस ओमेगा टी हमें कॉमन लेना है, माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी एल ए, एक तो 1 मिनट, प्लस के ए माइनस बी, ये जो इक्वेशन आएगी कॉस ओमेगा टी बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 5 आएगी। मैं चेक कर लेता हूँ, माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर एम जी अपॉन एल ए प्लस के ए माइनस बी कॉस ओमेगा टी। तो इससे हमने ये इक्वेशन प्राप्त कर ली, x1 और डबल डेरिवेटिव x1 का विथ रेस्पेक्ट टू टी स्क्वायर, टी के सापेक्ष अवकलन का मान रख के ये इक्वेशन 3 से प्राप्त कर लिया अपन ने। अब अपने आगे फोर्थ इक्वेशन प्राप्त करेंगे, फोर्थ से मतलब नेक्स्ट इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो इसकी जगह मान रखना है हमें वही एम डी स्क्वायर x2, तो ये बने वो रही है माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस एम जी अपॉन एल, x2 की जगह मान रख देंगे बी कॉस ओमेगा टी, फिर माइनस के x1 माइनस x2, तो ये आ जाएगा a माइनस बी और कॉस ओमेगा टी बराबर 0। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, कॉस ओमेगा टी कॉमन लेते हैं, माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी कॉमन लेंगे प्लस एम जी अपॉन एल बी माइनस के ए माइनस बी, ये इक्वेशन आ जाएगी कॉस ओमेगा टी बराबर 0। ये 6th इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। तो ये 5th और 6th इक्वेशन भी आप नोट कर लेना, क्योंकि हम आगे चलेंगे तो हमारे काम आएगी। अब इसमें जो कॉस ओमेगा टी है ये कभी 0 होता है कभी 0 नहीं होता है, तो इसको तो हम 0 नहीं करेंगे, ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी अपॉन एल ए प्लस के ए माइनस बी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 7। और एक आएगा माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी अपॉन एल बी माइनस के ए माइनस बी बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 8। ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है उसको हमने शून्य कर दिया, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ना है और फिर घटाना है, ठीक है ना, जिससे कि हमें प्रथम सामान्य विधा और द्वितीय सामान्य विधा की आवर्तियाँ ओमेगा नॉट जितने ना ओमेगा 1 और ओमेगा 2 प्राप्त हो जाएंगी। जैसे ये है कि इस 7 को और 8 को जोड़ते हैं, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी, इसमें क्या आएगा एम जी अपॉन एल, एम जी अपॉन एल ए प्लस बी, ये कट जाएगा बराबर 0, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है ना, तो हम इसमें से
कॉमन ले सकते हैं एम ए प्लस बी, ये हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन एल बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि ए बराबर अगर माइनस बी नहीं है तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। तो इससे हम निकल के हमारे पास में एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन एल, ओमेगा बराबर जी अपॉन एल का अंडर रूट। ये जो एक फ्रीक्वेंसी आई है ओमेगा 1, ये प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति है। इसी प्रकार से हम इक्वेशन 7 माइनस 8 करेंगे, माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब ये ए प्लस का होगा तो ए माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस ये माइनस का होगा घटाएंगे तो एम जी अपॉन एल ए माइनस बी, और प्लस ये के इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं ए माइनस बी माइनस, ये माइनस का होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए माइनस बी बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस प्लस होगा तो ए माइनस बी डायरेक्ट आ जाएगा प्लस का। तो अब हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, हमारे ये ए माइनस बी डबल हो गए 2k हो गया है। इसको एक बार लिख लेते हैं, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए माइनस बी प्लस एम जी अपॉन एल ए माइनस बी प्लस 2k ए माइनस बी बराबर 0। अब इसमें से एम ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, एम ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा है माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन एल प्लस एम कॉमन लिया है ना तो 2k अपॉन एम बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 11 आ गई, ठीक है। इक्वेशन 7 और 8 से हमने 9 और 11 इक्वेशन प्राप्त करी, और प्रथम सामान्य विधा की आवर्ती तो हमें मिल चुकी है। अब द्वितीय सामान्य विधा की आवर्ती, द्वितीय कंपन विधा की आवर्ती या सामान्य विधा की आवर्ती मिलेगी। जैसे ये ए नॉट इक्वल टू बी, ये नहीं है, ये ऐसा है, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये 0 नहीं है तो ये पद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी अपॉन एल प्लस 2k अपॉन एम। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 बराबर जी अपॉन एल प्लस 2k अपॉन एम का अंडर रूट, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको ओमेगा नॉट भी लिखते हैं तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी का स्क्वायर का अंडर रूट। पहले भी हमने लिखा था। कहने का मतलब है कि जो ओमेगा नॉट है वो तो है जी अपॉन एल का रूट, और ओमेगा सी है वो है के अपॉन एम का रूट। ठीक है, ये दूसरी सामान्य विधा की आवर्ती आ गई जो हमने अभी ज्ञात करी। अब हमें वो पहले वाले इक्वेशन फिर से चाहिएंगे तो वो लिखने पड़ेंगे हमें। 1 मिनट, ये इक्वेशन 9 और 10 भी नोट कर लेना, आगे काम आएंगे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इतनी। अब हमारे पास में जो मान है प्रथम विधा के लिए ओमेगा नॉट रूट जी अपॉन एल, ये जो मान है, ये मान हम ओमेगा स्क्वायर के मान के रूप में समीकरण जो हमने अभी निकाले थे, जिससे हमने ये 9 और 11 प्राप्त किए, वो समीकरण लिखते हैं। क्या समीकरण थे?
माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी अपॉन एल ए प्लस के ए माइनस बी। एक तो ये इक्वेशन था, माइनस एम बी ओमेगा स्क्वायर एम जी अपॉन एल बी, चेक कर लूँगा अभी मैं, ए माइनस बी का जीरो, ये इक्वेशन ठीक है ना। ये इक्वेशन है, इसमें ये मान रखना है ओमेगा स्क्वायर का। तो जी अपॉन एल के साथ में यहाँ रखेंगे जी अपॉन एल, जी अपॉन एल, तो जी अपॉन एल रखने से ये कट जाएगा, इसमें रखते हैं मान लो, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर का मान जी अपॉन एल रखते हैं, तो ये पद कट रहा है, तो ए माइनस बी बराबर जीरो आ रहा है, ठीक है ना। मतलब इस इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर का मान रखने से जी अपॉन एल हमारे पास में आ रहा है ए माइनस बी बराबर जीरो। तो इससे हमें मिल रहा है ए बराबर बी, मतलब दोनों नियतांक बराबर हैं ए और बी, मतलब x1 बराबर x2, मतलब युग्मित दोलकों के जो दोलक हैं उसके जो साम्यावस्था से विस्थापन है वो समान है। मतलब दोलक समान आयाम से विस्थापन, समान आयाम का विस्थापन ले रहे हैं एक ही दिशा में, समान कला में दोलन करेंगे, मतलब समान आयाम से समान कला में दोलन करेंगे। ए बराबर बी का मतलब x1 बराबर x2, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हमने निकाली। अब दूसरा हमारे पास में दूसरी फ्रीक्वेंसी भी है हमें, जैसे हमने इससे निकाली थी 11 नंबर से, ओमेगा 2 बराबर जी अपॉन एल प्लस, ये करना पड़ेगा आपको 2k अपॉन एम अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, बस इतना सा है। तो ये मान हमें इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में रखना है और जो मिलेगा वो निकालना है। तो ये तो थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह मान रखेंगे माइनस एम ए, इसी में रख लेते हैं, जी अपॉन एल प्लस 2k अपॉन एम, ओमेगा स्क्वायर है ना तो रूट हट जाएगा, प्लस एम जी अपॉन एल ए प्लस के ए माइनस बी बराबर जीरो। ये इक्वेशन होगी, माइनस एम ए जी अपॉन एल माइनस एम प्लस एम जी जी अपॉन एल, तो ये अपने कट जाएगा पहला पद। तो दूसरा बचेगा एम ए 2k अपॉन एम प्लस के ए माइनस बी बराबर जीरो, ये बचेगा। तो इसमें से ये m से m कट जाएगा, तो माइनस 2ka प्लस के ए माइनस के बी बराबर जीरो, ये बचेगा। तो माइनस का के ए बचेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, के ए प्लस बी, क्या बचेगा इसमें, माइनस का के माइनस का के बी बराबर जीरो। तो हमने माइनस के कॉमन ले लिया बराबर जीरो, तो हमारे पास में लास्ट में जो बचेगा वो ए प्लस बी बराबर जीरो मिलेगा। इससे मिलेगा हमें ए बराबर माइनस बी। वो होता है ना x1 बराबर माइनस x2, दोनों विपरीत दिशा में समान आयाम से दोलन करते हैं, तो वो कंडीशन हमें प्राप्त होगी द्वितीय सामान्य विधा की। तो अब हम इसमें आगे जो पढ़ेंगे वो क्या है कि यदि अभी तो हमने दोनों युग्मित दोलक में दोनों दोलकों के द्रव्यमान समान लिए, यदि दोनों दोलक के द्रव्यमान अलग अलग हों तब फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या समीकरण होंगे और क्या आवर्तकाल होंगे, जो भी कंडीशन हमें निकालनी। तो सबसे पहले तो हमारे पास में ओमेगा 0 जो कि ओमेगा 1 लिखते हैं वो आएगा रूट जी अपॉन एल। ये तो m1 m2 पर निर्भर करता नहीं है, तो यही आएगा। ओमेगा 2 क्या होता है, जी अपॉन एल प्लस 2k अपॉन एम का रूट। तो इसका जो m1 m2 हमारे पास में अलग अलग द्रव्यमान है, तो हमारे पास में इसको ऐसे नहीं लिखना, अलग लिखेंगे। ओमेगा 2 चेंज होके क्या आ जाएगा, जी अपॉन एल प्लस के 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी बनेगी। ओमेगा 2 डैश कर दो इसको, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी डैश
का स्क्वायर का अंडर रूट, और ओमेगा सी डैश का मान आ जाएगा 1/2 रूट के 1/m1 प्लस 1/m2। ये फ्रिक्वेंसी होगी हमारे पास दोनों द्रव्यमान अलग होने पर, ठीक है ना। अब हम प्रथम विधा के लिए लेंगे, तो प्रथम विधा के लिए हमारे पास में ओमेगा का मान होगा ω1 और ω2 हमारे पास 0 होगा, क्योंकि प्रथम विधा के लिए सिर्फ ω1 ही लेना है, ठीक है ना। और ω1 हमारे पास में √G/L है। अब हम वो समीकरण लेंगे जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना, मैं लिख देता हूँ वो इक्वेशन कौन सी है, ऐसा समझ में नहीं आएगा। ma-b माइनस ω² प्लस G/L प्लस 2k/m बराबर 0। इस इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे इस प्रथम सामान्य विधा के लिए। प्रथम सामान्य विधा के लिए ओमेगा बराबर ω1 है हमारे पास में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में द्रव्यमान अलग है और इस m का भाग लगा देंगे। एक मिनट, इक्वेशन में ये m नहीं आएगा, ठीक। तो अब इसमें द्रव्यमान अलग अलग है, तो इक्वेशन क्या होगी वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे a-b हमारे पास युग्मित दोलक के दोनों द्रव्यमान अलग अलग हैं, तो इक्वेशन होगी -ω² G/n प्लस k/m1 प्लस k/m2 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें ये दूसरा पद 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान m1 m2 कुछ ना कुछ है, तो ये 0 नहीं होगा, तो ये पद 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a-b बराबर 0, a बराबर b। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x1/x2 बराबर a/b। बस ये कंडीशन हमें प्राप्त करनी थी। इससे ये सिद्ध होता है कि जो दोनों दोलक हैं वो समान आयाम से, ठीक है ना, साम्य स्थिति से समान आयाम से दोलन करेंगे। अब द्वितीय सामान्य विधा के लिए लेते हैं। द्वितीय सामान्य विधा के लिए ओमेगा बराबर ω2 और ω1 0 होगा, ठीक है ना। तो उसमें जो हम इक्वेशन, इस इक्वेशन से जो पहले वाली इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, a-b माइनस ω² प्लस G/L बराबर 0। मैं चेक कर लेता था, हाँ ठीक है ना, यहाँ m भी आया था। तो ये इक्वेशन है। अब इसमें क्या है कि ये m द्रव्यमान अलग अलग है, इस इक्वेशन को फिर चेंज करके लिखना है हमें। तो हम इसको लिखेंगे m1a प्लस माइनस आएगा, सॉरी, माइनस m2b। एक मिनट, ये a-b आएगा, a प्लस b आता है, ठीक है, और माइनस ω² प्लस G/L। ये जो इक्वेशन है ये इससे जस्ट पहले आई है, बस इसमें द्रव्यमान अलग अलग है तो हमने अलग अलग द्रव्यमान ले लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम युग्मित दोलक के अलग अलग द्रव्यमान के लिए कर रहे हैं। ये इक्वेशन 0 नहीं होगी, तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, m1a प्लस m2b बराबर 0। तो इस इक्वेशन से हमें क्या प्राप्त होगा, a/b माइनस m2/m1 प्राप्त होगा। तो हमारे पास में जो कंडीशन आएगी x1/s2 a/b बराबर माइनस m2/m1, इसमें बस ये कंडीशन ही ज्ञात करनी होती है प्रथम सामान्य विधा और द्वितीय सामान्य विधा के लिए। अब यदि समान द्रव्यमान लें वापस से, ठीक है ना, फिर से समान द्रव्यमान लें, दोलक के द्रव्यमान यदि समान है और प्रथम विधा के लिए
जैसे ए और बी का मान एक कांस्टेंट ए के बराबर ले लें, तो हमारे पास जो आयाम है x1 वो क्या होगा, a cos ओमेगा 1t, x2 बराबर a cos ओमेगा 2t। जैसे x1 x2 होते हैं ना, a cos ओमेगा 1t a cos ओमेगा 2। अब इसी तरह से द्वितीय, तो प्रथम विधा के लिए, अब द्वितीय विधा के लिए क्या होगा, a बराबर माइनस बी बराबर a, ये द्वितीय विधा के लिए। तो इसमें x1 का मान क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा 1t, और x2 का मान हो जाएगा माइनस a cos ओमेगा 2t। तो इनके अध्यारोपण से जो हमारा रिजल्ट मिलेगा x विस्थापन टोटल, इन दोनों का योग हो जाएगा। जैसे a cos ओमेगा 1t प्लस a cos ओमेगा 2t। इसी प्रकार से इन दोनों का योग भी हो जाएगा, y बराबर a cos ओमेगा 1t माइनस तो आ ही रहा है, a cos ओमेगा 2t। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास में, ये आयाम आ जाएंगे रिजल्टेंट, जब दोनों के द्रव्यमान बराबर नहीं हो और a और b a के बराबर हो, a माइनस b बराबर a हो। ठीक है, तो ये हमें करना है सामान्य आवर्तियां ज्ञात करने की व्यापक विश्लेषण विधि में। अब हम करेंगे ऊर्जा हमें सामान्य आवर्तियां ज्ञात करने की विश्लेषक विधि में ये मैथमेटिकल प्रोसेस करना है। अब हम करेंगे ऊर्जा विनिमय तथा युग्मन का प्रभाव, थर्ड टॉपिक है वो, ठीक है ना। ऊर्जा विनिमय तथा युग्मन का प्रभाव क्या होता है, युग्मित दोलक होता है, उसके दोनों दोलक कंपन करते हैं, तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ऊर्जा का विनिमय होता है। तो किसी एक दोलक की ऊर्जा अधिक होती है तो दूसरे दोलक की ऊर्जा कम होती है। फिर जिस दोलक की ऊर्जा जैसे P1 की अधिक है तो P1 की ऊर्जा, जैसे ये P1 है और ये P2 है, इसकी ऊर्जा E1 ये मैक्सिमम है, ये E2 0 है, तो फिर ये E1 घटने लगती है और E2 बढ़ने लगती है। ठीक है ना, फिर E1 0 हो जाएगी और E2 मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी प्रकार से E2 घटने लगेगी, E1 बढ़ने लगेगी, फिर E2 0 हो जाएगी और E1 मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है, ये ऊर्जा विनिमय का चक्कर होता है। इसका आवर्तकाल होता है, विस्पंद बनता है, तो एक चक्कर होगा तो विस्पंद तो होगा ही। विस्पंद क्या होता है, जैसे ये इस तरह से ये विस्पंद होता है। ठीक है ना, तो उसकी विस्पंद की आवर्ती भी हम निकालते हैं, आवर्तकाल भी निकालते हैं, तो वो सब देखेंगे अपने। तो इसमें जो हमारे पास में इक्वेशन है x और y की, इसमें दोनों जो cos है, cos a प्लस cos b या cos c प्लस cos d, जैसे ये सूत्र होता है हमारे पास में cos c प्लस cos d, तो ये होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos d माइनस c अपॉन 2, ये इक्वेशन होता है। ये हम इसमें लगाएंगे, x बराबर a कॉमन आ जाएगा, a क्या 2 आएगा, 2a cos c प्लस d, तो ये आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 t cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t अपॉन 2, ये आ जाएगा। इसी तरह से y में लगा देंगे, y में क्या होगा, जैसे cos c माइनस t, तो साइन आएगा। ठीक है ना, 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2t साइन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t अपॉन 2। ठीक, अब ये am बराबर तो 2a लिख देंगे, ये आयाम हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इसको लिख देंगे ओमेगा बार, औसत एवरेज, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 इसको लिख देंगे ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी।
ये ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास में जो आयाम, रिजल्टेंट आयाम है x, वो क्या हो जाएगा am। ये वाला पद हम पहले लेंगे, cos ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा बार टी। इसी प्रकार से y आएगा am साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा बार टी। ये हमारे पास में दो रिजल्टेंट आयाम आ जाएंगे। अब हम जानते हैं कि दो दोलक, युग्मित दोलक हैं, उसके दो दोलक हैं, उनका एक की ऊर्जा अधिक होती है t=0 पर और एक की ऊर्जा कम होती है। फिर जो जिसकी ऊर्जा अधिक होती है वो कम होने लगती है और वो दूसरे की बढ़ने लगती है। ऐसे आपस में ऊर्जा विनिमय चलता रहता है। तो जैसे हम निकालते हैं E1 जो मैक्सिमम है t=0 पर, P1 की ऊर्जा, उसका मान आएगा 1/2 m ओमेगा बार स्क्वायर am कॉस ओमेगा एम टी का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है ना। तो E1 1/2 k स्क्वायर होता है ना, k का मान तो m ओमेगा बार स्क्वायर, तो इस तरह से 1/2 m ओमेगा बार स्क्वायर और am स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस ओमेगा एम टी का स्क्वायर। इस तरह से हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। तो ये जो इक्वेशन है cos स्क्वायर ओमेगा एम टी, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मैथमेटिक प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ये जो 1/2 m ओमेगा बार स्क्वायर am स्क्वायर है, इसको हम E लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर ओमेगा एम टी इसको लिख सकते हैं 1 + cos 2 ओमेगा एम टी, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ओमेगा एम का मान कितना था आपने देखा होगा, ओमेगा एम का मान ओमेगा 2 - ओमेगा 1/2, ये। तो हमारे पास में E1 का मान आ जाएगा 1/2 E1 + cos ओमेगा 2 - ओमेगा 1 t, ये मान आएगा हमारे पास E1 का। इसी प्रकार से E2 का मान निकालेंगे तो आएगा 1/2 m ओमेगा बार स्क्वायर am साइन ओमेगा एम टी का स्क्वायर। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बस उसमें ये लगाना है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान जैसे हम इसमें लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, ये आएगा। तो वो रखने से हमारे पास में जो मान आएगा वो आएगा E1/2 1 - cos ओमेगा 2 - ओमेगा 1 t, ये मान आएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास में प्राप्त होंगे। तो दोलक की जो कुल ऊर्जा होगी, युग्मित दोलक की जो कुल ऊर्जा होगी जो पूरे तंत्र में वितरित होगी, वो क्या होगी, E = E1 + E2, और वो E आएगी। दोनों को जोड़ लो, बोले ये आपस में कट जाएगा, वही आएगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक दोलक की ऊर्जा शुरू में अधिक होती है, फिर वो कम हो जाती है, फिर वो ऊर्जा विनिमय चक्कर चलता रहता है। ऊर्जा विनिमय चक्कर का एक आवर्तकाल होता है T, उसको लिखते हैं 2π/ओमेगा 2 - 1। और विस्पंद की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति को हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 - ओमेगा 1/2π। ये आवृत्ति, ये आवर्तकाल, ठीक है। और जो युग्मन का प्रभाव है, हम इसमें हमारे टॉपिक का नाम क्या है अभी हम जो कर रहे थे, ऊर्जा विनिमय और युग्मन का प्रभाव। तो युग्मन का प्रभाव वो k पर निर्भर करता है। मान लिया युग्मन दुर्बल है तो k भी अल्प होगा, k अल्प होगा तो हमारी जो आवृत्ति है ओमेगा 2 - ओमेगा 1,
इनके मान लिख के हम एक्सपांसन करेंगे, द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे। जैसे ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी डैश का स्क्वायर 1/2 माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास में डैश वाला नहीं लेना है, ठीक है ना, ओमेगा सी स्क्वायर। तो अब इसमें से हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर तो ओमेगा ही आएगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा सी का मान कितना होता है मैं आपको बता दूं। ओमेगा सी स्क्वायर होता है k/m, तो 2k/m ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा और 1/2 इसको मंजिला कर दो, ठीक है, और माइनस ये आ जाएगा 1, सॉरी, इस तरह से। अब इसका प्रसार करेंगे तो द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे। ओमेगा नॉट 1 प्लस 2k/2m ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस इस तरह से -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में लगभग मान आएगा k/m ओमेगा नॉट। तो k जो हमारे समानुपाती आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा -2k, ठीक है। क्या है कि जैसे युग्मन प्रभाव जो होता है वो k पर निर्भर करता है। k के अधिक मान के लिए दोनों दोलकों की आवर्तियों का अंतर भी अधिक होगा। युग्मन प्रबल होने के लिए k का मान अधिक होना चाहिए और युग्मन प्रबल होने के लिए एनर्जी E का मान भी पूरे तंत्र में वितरित होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें हम ये देखते हैं कि जब k का मान अधिक होता है तो आवर्तियों में अंतर भी अधिक होता है और आवर्तियों में अंतर अधिक होता है तो आवर्तकाल कम होता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे k का मान अधिक होगा तो आवर्तियों में अंतर अधिक होगा, सामान्य विधा के लिए आवर्तियों में अंतर अधिक होगा। बस यही इसमें देखना है, बस k का मान इसके समानुपाती आ रहा है और t का मान इस ओमेगा जो आवर्तियों में अंतर है इसके विपरीत आ रहा है। और एक अपने ये और देखना होता है कि k का मान 1/k आता है, ठीक है। ये सब रिलेशन हमें इसमें ज्ञात करना। काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया, आपको कैसा लगा आप ज़रूर देख के बताएं। थैंक यू वेरी मच।